नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का वर्णमाला सीखेंगे और आपने थंबनेल पर देखा होगा जो मैंने वहाँ पर लिखा है उन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से उसके एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप इसको पूरा देखने के बाद आपको इस स्वर के सेक्शन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा, मैं अगली वीडियो में उसका समाधान जरूर करूँगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखें दोस्तों, चूँकि हम क्या सीखने वाले हैं, वर्णमाला, ठीक है ना। क्या सीखने वाले हैं, वर्णमाला। तो आप देखो कि वर्णमाला क्या होता है, ये तो हम बाद में सीखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्णमाला जानते हैं कि ये जो वर्ण होता है, ये वर्ण किसी भी शब्द का भाग होता है, मतलब शब्द वर्णों से मिलकर ही बने होते हैं। ये बात समझ रहे हैं। और शब्द आप देखेंगे तो किस में मिलते हैं जी, वाक्य में मिलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं शब्दों का जो सार्थक क्रम होता है वही आपका वाक्य कहलाता है, और वाक्यों यानी भावात्मक जो वाक्य होते हैं उसी को आप भाषा कहते हैं। बात समझ में आया? तो मीन्स आप समझ गए कि वर्ण किसी भाषा का एक हिस्सा होता है, एक छोटी सी इकाई होता है। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमें समझना क्या है, भाषा। तो भाषा हम जानते हैं किसे कहते हैं। तो आप कहोगे कि जी जिसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही भाषा होती है। बात सही है, नो डाउट भाई। हम अपने विचारों का आदान प्रदान यहाँ भी तो कर रहे हैं। मैं इधर से बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। तो मैंने जो भी ध्वनि उत्पन्न की और आपने उसका अर्थ प्राप्त किया, यही तो भाषा है। और ये जो ध्वनि होती है, अभी मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, एक साउंड निकाल रहा हूँ। तो एक साउंड मतलब ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूँ। तो उन ध्वनि को आप भाषा की इकाई बोलते हो। बात समझ में आ गया? मीन्स आप कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे आप ध्वनि कहते हो। ये बात समझ पा रहे हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? अब जब इसी ध्वनि को हम कोई लिखित रूप दे दें, कोई ध्वनि है उसको हमने लिखित रूप दे दिया तो उसी को आप वर्ण कहते हैं। बोलो, ये बात समझ में आ गया? वर्ण किसे कहते हैं? मीन्स आप ध्वनि के लिखित रूप को आप वर्ण कहते हैं। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि अगर मैं क बोला क, तो अब ध्वनि तो उत्पन्न किया, लेकिन अब कोई साइन नहीं था। लेकिन जब हम क को ये चिन्ह दे देते हैं कि भाई इस तरह जो हम लिखेंगे ये हमारा क होगा, तो ये जो आपने लिखित रूप दिया, जो ये चिन्ह दिया क की ध्वनि के लिए, यही वर्ण कहला गया। बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना? तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं भाषा का जो विचार होगा वो अगली वीडियो में, कहीं दूसरी वीडियो में करेंगे कि भाषा होता क्या है और कितने प्रकार की होती है, सांकेतिक, मौखिक और आपका जो लिखित होता है, ये सब भाषा के प्रकार है। मौखिक में हम बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लिखित में लिख कर करते हैं, सांकेतिक में संकेत करके करते। तो ये हम किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे, वो अलग एक वीडियो प्रॉपर बनेगी, ठीक है ना। फिलहाल हम वर्ण पे आते हैं। तो वर्ण हमें लेना कहाँ था कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ध्वनि होती है, ये आप जानते हैं। और ध्वनि को जब आप लिखित रूप दे देते हैं तो उसी को आप कहते हैं वर्ण। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको। क्लियर है ना? तो अब चलते हैं कि भाई वर्ण क्या होता है, वर्ण के बाद वर्णमाला क्या होता है। तो देखो, जब इन्हीं वर्णों का एक क्रमबद्ध, एक सुसंगठित क्रम से सजा दिया जाए, जब वर्णों को एक सुव्यवस्थित क्रम से सजा दिया जाए तो वो जो समूह बनता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आ गया? आप ऐसे नहीं कि उल्टे पुल्टे कुछ भी लिख दीजिए वर्णमाला हो गया, नहीं। वर्णों के
जो है कि क्रमबद्ध व्यवस्था को, ठीक है ना, क्रमबद्ध व्यवस्था को या सुव्यवस्थित संयोजन को आप जो है कि वर्णमाला कहते हैं। तो परिभाषा मायने हमें नहीं रखेगी, हमें तो वर्ड से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप जानते हैं तो अच्छी बात है कि वर्णों का जो सुव्यवस्थित संयोजन होता है उसी को आप वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गई बातें। अब चलते हैं वर्णमाला में कि ये आपका जो वर्णमाला मीन्स समझ गए। वर्णमाला में अब वर्ण को देखो कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रकार से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो अब देखिए कि आप वर्ड पढ़ेंगे और हम वर्ड में किसको पढ़ रहे हैं, हिंदी के वर्ड को पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं, हम पहले से इसको जानते हैं, ठीक है ना। और 52 में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, हालांकि ये बाद की बात है, लेकिन जानकारी आप ले लीजिएगा। हमारे जो इसमें मूल वर्ण होते हैं वो आपके 33 होते हैं, ठीक है ना। मूल वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। इसके बाद आपका जो स्वर होता है वो कितने होते हैं, 11 होता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन तो आप कहोगे जी संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे बाद में। उसके बाद आप कहते हो जो उक्षिप्त जो व्यंजन होता है वो कितने होते हैं, तो वो भी 2 होते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है जी, अयोगवाह, ठीक है ना, वो भी 2 होते हैं। बात समझ में आ गया। तो अब देख लो, इसको जोड़ लो तो ये हो गया 44, 44 और 4 कितना हो गया जी, 48, 2 50, 2 52। मतलब आपके हिंदी वर्णमाला में ये 52 अक्षर होते हैं, ठीक है ना। हालांकि 54 भी होते हैं, वो कैसे होते हैं वो बात का विषय है, हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गई बातें। अब जो है कि वर्ण में हम आते हैं, तो वर्ण आप 2 प्रकार के पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं स्वर और एक पढ़ेंगे आप व्यंजन। बात समझ रहे हैं, हम स्वर पढ़ेंगे और व्यंजन पढ़ने वाले हैं। तो अब देख लीजिए कि स्वर क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्वर का मतलब कहा जाता है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, मतलब जिनको उच्चारण करने में मतलब कोई भी असुविधा ना हो, वो अकेले बोले जाए। मतलब स्वतंत्र का मतलब वो अकेले, जैसे आप क्या है, आप स्वतंत्र हैं तो आप भाई अकेले कोई काम कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो आपको स्वतंत्रता मिली है, किसी की परमिशन की आपको आवश्यकता नहीं है, या किसी को आप लेकर ही जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हैं, स्वतंत्र हैं आप, जैसे कर ले। तो उसी तरह से स्वर जो होता है ना, स्वतंत्र होता है, यह स्वतः उत्पन्न हो जाता है, इसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, किसी से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं अब उत्पन्न हूँ, बोलूँ, आऊँ, ऐसा कोई भी शब्द, मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम स्वर के लिए नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि स्वतंत्र होता क्या है, ठीक है ना। तो मतलब कि बस हमें जानना कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हीं को आप क्या कहते हो, स्वर कहते हो। और व्यंजन की बात आती है तो व्यंजन को आप क्या कहते हो, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब आप देख लो कि जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, तो स्वर की सहायता से बोले जाने का अर्थ क्या हो गया, और स्वतंत्र रूप से बोले जाने का अर्थ क्या हुआ। तो ये यहाँ से अब समझ में आएगा आपको। जैसे हमको लिखना है क, तो अब देखो आप क्या कह सकते कि ये जो क दिख रहा है ना, इसमें अ मिला हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो मीन्स अगर ये स्वर नहीं लगाते हो तो आप क का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसीलिए व्यंजन को कहा जाता है कि यह स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। आप बिना स्वर का बोलोगे तो नहीं बोल सकते हो, यानी बिना स्वर के इसका उच्चारण नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया। जब भी स्वर लगेगा तभी इसका उच्चारण होएगा। क्लियर हो गई बातें, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना।
और ये देखो अ आ ई छोटी बड़ी जो ई उ जो भी है, आप ए ऐ ओ आओ जो भी है आप बोलिए, स्वतंत्र रूप से बोले गए, उनमें किसी दूसरे वर्ण की मिलावट नहीं है। ठीक है ना। मिलावट आपको कहाँ मिलेगी? एक तो अंग और एक अह में। तो इसीलिए मिलावट का मतलब क्या, ये किसी स्वर पे लगा है और ये भी किसी स्वर पे लगा है। मीन्स जो ये आपका अंग है यानी कि जो अनुस्वार है और ये जो विसर्ग है, मतलब इसको अनुस्वार कहते हो और इसको विसर्ग, ये ह की तरह उच्चारण करता है अह। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों स्वर की सहायता से ही उत्सर्जित होते, यह स्वतः नहीं आते, यह किसी व्यंजन पे नहीं लगते हैं। याद रखिएगा, जब भी अनुस्वार या विसर्ग लगेगा कहीं पर भी तो वह स्वर पे लगता है, ना कि व्यंजन पे लगता है। क्लियर होगी बात? तो अब देख लो, ये स्वर की सहायता से ये भी बोला जा रहा है, तो स्वर की सहायता से बोला गया है तो इसका मतलब इसे तो व्यंजन में होना चाहिए, लेकिन इसे आप व्यंजन भी नहीं कहते हो। क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि व्यंजन की एक पहचान होती है। वो क्या होती है कि व्यंजन हमेशा स्वर के पहले होता है। बात समझ में आ गया? अब किताब लिखनी है, इसे किताब आप लिखते हो, लेकिन एक्चुअल में पहले क था तब उस पे ई आई है। बात समझ में आ रहा है? मतलब जब भी व्यंजन लिखा जाएगा तो स्वर के पहले लिखा जाता है, स्वर के बाद में व्यंजन आता नहीं है। और ये स्वर के बाद है, स्वर के बाद है अनुस्वार। बात समझ में आ गया? जो अनुस्वार है या आपका विसर्ग है, ये आपका कहाँ पे है जी? स्वर के बाद। तो स्वर के बाद जो होता है विसर्ग लगता है, लेकिन व्यंजन स्वर के पहले लगती है। तो अब ये जो विसर्ग और अनुस्वार दोनों हुए, अब इनकी दशा क्या हो गई भाई? आपने आपने व्यंजन को पढ़ा कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये भी तो स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, तो इसे व्यंजन कहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि व्यंजन की एक दूसरी पहचान होती है कि वो हमेशा स्वर के पहले लगता है, और ये जो है हमेशा स्वर के बाद लग रहा है, तो मतलब व्यंजन की ये जो वाली क्वालिटी है पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए जो आपका अनुस्वार होता है, जो विसर्ग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। बात समझ में आ गया? अयोगवाह मतलब ये अयोग है, ये जुड़ा नहीं है, फिर भी वाह मतलब वहन कर रहा है अर्थों का। बात समझ में आ गया? ये नहीं जुड़ा है, ना तो स्वर में जुड़ा है और ना ही व्यंजन में जुड़ा है, फिर भी ये जो है अर्थों का वहन करता है, इसीलिए इसको हम अयोगवाह कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा? क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप स्वर और व्यंजन समझ गए हैं, स्वर और व्यंजन में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम व्यंजन आज पढ़ने वाले हैं, तो व्यंजन स्वर पढ़ने वाले हैं, तो आज हम स्वर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखें दोस्तों, चले स्वर को स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले आप स्वर की बात की जाए तो इसके बारे में पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि स्वर होते कितने हैं? आप कहोगे जी 11 होते हैं। बात समझ में आ गया? स्वरों की संख्या कितनी है? जो हमारे मूल स्वर हैं वो कितने हैं? तो 11 है। ठीक है ना। अगर बात आ जाए पूल स्वर की, ठीक है ना, हिंदी के पूल स्वर की, तो वो होते हैं 13। ठीक है ना। कितने हो जाते हैं? 13। क्लियर होगी बातें? अब इसके बाद मात्रा की बात आती है, मात्रा की, कि भैया मात्रा कितनी होती है? तो मात्रा केवल 10 होती है। किसकी नहीं होती? तो अ की मात्रा नहीं होती। बात समझ में आ रहा है? बाकी सबकी मात्रा होती है। बात समझ में आ रहा है ना? सबने अपनी अपनी मात्रा ले ली और अ की मात्रा नहीं होती। तो बात अब ये आती है कि भाई मात्रा क्या होती है? बात समझ में आ रहा है? मात्रा होती क्या है? तो अब देखो, अगर मान लीजिए
हमको लिखना है किताब, तो आप क्या कहोगे? क पे छोटी की मात्रा की, त पे आ, ता, फिर ब, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये तो कई त आब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो अब ये जो स्वर थे, भाई अब ये कहें कि भैया ऐसे हमको चिपकाएंगे ना तो हम अलग अलग रह जाएंगे, कुछ मेथड बताइए जिससे हम एक में चिपक जाएं। तब कहें भाई देख तुम सब कुछ और भी रूप धारण कर लो, तो इसको कहें तू ऐसे होके ऐसी टोपी पहन ले, और इसको कहें भैया तू जो पीछे वाला तेरा डंडा है ना इसको बस ले ले। तो अब कहें कि जब ऐसी टोपी रहेगी तू अक्षर के पहले लग जाना और ये तो बाद में लगेगा, और वो बेचारा अकेला था जिसमें अलग गया था, अब आपका हो गया किताब। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? तो मीन्स क्या समझे आप कि व्यंजनों के साथ, ठीक है ना भैया, और जो है ना इसका कोई चिन्ह क्यों नहीं हुआ? इसको मालिक ने कहा कि भाई देख तू जा सब जगह बस जा, सबके दिल में बस जा, कोई भी अक्षर है सब में बस गया, इसलिए इसका स्वरूप खत्म हो गया। बात समझ में आ गया? इसका कोई पहचान नहीं हुआ। मालिक जैसे है ना सब जगह है और दिखता नहीं है, उसी तरह ये भी है, ये दिखता नहीं है लेकिन होता सब अक्षरों में है। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो ये इसका मामला तो खत्म हो गया। ये कहा चला मालिक हमारा तो काम हो गया, हम तो सब में बस गए। अब इनकी बात आई तो ये कहें भैया हम लोग कैसे बसें? कहें भैया सभी लोग एक में कैसे बस सकते हो? तो एक एक डिजाइन ले लो। समझ में आ रहा है? तो सब ने अपनी अपनी एक डिजाइन ले ली। कैसे ली? आ ने ऐसी डिजाइन पकड़ ली, ई ऐसी डिजाइन ले ली, ई ये वाली डिजाइन पकड़ ली, उ ये वाला, उ ये वाला, री कहें ये ले लो, ठीक है ना। फिर ए की बात आई, कहें ऐसे ले लो, आय कहें ये ले लो, सॉरी आय का कहें ये ले लो, ओ के लिए कहें भाई तुम ऐसे पकड़ लो, नीचे डंडा भी लटका लेना, और आओ की बात आई तो इसको कहा भाई तू ऐसे ले ले लेकिन तू भी एगो डंडा लटका ले। बात समझ में आ गया होगा? तो व्यंजनों के साथ संयुक्त होने के लिए स्वरों का जो चिन्ह बना उसी को आप मात्रा कहते हैं। बात समझ में आया? व्यंजनों के साथ संयुक्त होने के लिए जो चिन्ह बनाए गए स्वरों का उसी को आप मात्रा कहते हो। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है ना? तो अब मात्रा भी समझ गए, तो हम जान गए कि भाई स्वर कुल 11 मतलब मूल 11 होते हैं, कुल 13 होते हैं और मात्राएं 10 होती हैं। किसकी नहीं होती हैं? तो अ की नहीं होती है। क्लियर हो गया यहाँ से? अब हम जो है कि मात्राओं के यानी स्वर का, सॉरी मात्रा नहीं, स्वर के प्रकार पढ़ेंगे कि ये स्वर होती कितने कितने प्रकार की हैं। ठीक है ना? चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, बात समझे? तो देखिए स्वर के प्रकार का कई सिचुएशन होता है, कई स्थितियों में उसका हम बंटवारा करते हैं। पहला बंटवारा हम करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। तो उत्पत्ति के आधार पे पहला हम इसे देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे हमारी जो स्वर हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना? तो उत्पत्ति का मतलब क्या हो गया, इसका कैसे उत्पन्न हुई थी। ठीक है ना? तो उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे तो दो तरह की आपको स्वर मिलेंगे। एक तो आपकी जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, या आप कहते हो लघु स्वर। क्या बोलते हैं? लघु स्वर। ठीक है ना? या आप यूं भी कह सकते हैं मूल स्वर। क्या बोल सकते हैं? मूल स्वर। बात समझ में आए? तीन नाम से आप इसे बुला सकते हैं। ठीक है ना? ह्रस्व कह सकते हैं, लघु स्वर कह सकते हैं, या मूल स्वर कहते हैं। दूसरा हमारा जो प्रकार होता है, दूसरा जो हमारा प्रकार होता है वो होता है संधि स्वर। क्या होता है? संधि स्वर। बात समझ में आ गया? तो ये दो प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो अब उत्पत्ति में मूल स्वर होता कौन है? तो कहेंगे जी अ होता है, ई, उ,
और री, ठीक है ना। इनको आप मूल स्वर बोल लो, ह्रस्व स्वर बोल लो या फिर लघु स्वर बोल लो। बात समझ में आ गया। ये आपके 4 जो है लघु स्वर होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए आपका जो संधि स्वर है, संधि स्वर 2 तरह का होता है, ठीक है ना। संधि स्वर क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक तो होता है आपका संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, और एक होता है आपका दीर्घ स्वर। बात समझ में आ गया। तो अब देख लीजिए कि संयुक्त स्वर होता क्या है। तो संयुक्त और दीर्घ में अंतर क्या हुआ कि इसमें भिन्न भिन्न स्वर मिलकर बनाते हैं या बनते हैं। इसमें जो भिन्न भिन्न स्वर मिलेंगे आपस में तो संयुक्त स्वर का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इसमें समान स्वर मिलकर जो है कि इस दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ये बात समझ में आ गया कि जो संयुक्त स्वर होगा इसमें अलग अलग स्वर मिलेंगे एक साथ और इस संयुक्त स्वर का निर्माण होगा। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद जो दीर्घ होता है इसमें समान स्वर मिलते हैं और इसका निर्माण होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, भिन्न भिन्न का मतलब जैसे अगर अ में अगर आप ई जोड़ दें तो ए बनता है। बात क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद अगर अब अ में ऊ जोड़ देते हैं तो ओ बन जाता है। ये आप गुण संधि में भी पढ़ते हैं, यही गुण संधि में आप नियम पढ़ते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा ये अलग अलग स्वर है मिलकर मतलब कि ए का निर्माण किए हैं। यहाँ पर भी अलग अलग स्वर है मिलकर ओ का निर्माण किया गया है। तो मीन्स अब क्या हुआ कि जो आपका ए आए है और ओ आओ है, ठीक है ना, ओ आओ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया। और समान स्वर क्या होगा आपका, मतलब दीर्घ स्वर क्या होगा, इसमें जैसे अगर अ में अ ही मिलाएंगे आप तो आ बनेगा जी, और ई में ई मिलाएंगे तो ई बनेगा, उ में उ मिला दिया तो ऊ बना। बात समझ में आ गया। और री में री मिलाएंगे तो री बनेगा। चूंकि वो संस्कृत का भाग है तो हम उसे नहीं लेते, हम यहाँ देख लेते हैं 4 4 8 3 11, आपके 11 स्वर हो गए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि जो उत्पत्ति के आधार पे जो स्वर होती हैं वो मेनली 2 प्रकार की होती हैं, एक लघु होता है, एक संधि होता है, या एक मूल कह लीजिए, मूल स्वर होती है और एक संधि स्वर होती है, ठीक है ना। मूल से ही सब बनते हैं। मूल में आपके 4 आते हैं और ई उ री आता है, और संयुक्त में जो ए ऐ ओ औ आ जाता है, और दीर्घ में आपका आ ई उ ये सब स्वर आ जाती है। तो बात क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसका अगला प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब इसका हम स्वर का अगला प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है इसका किसके उच्चारण के आधार पर। आप उच्चारण काल भी कह सकते हो, उच्चारण काल के आधार पर भी आप बता सकते हो कि भाई उच्चारण काल के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे जी एक तो आपका जो पहला होता है लघु होता है, एक आपका दीर्घ होता है और एक आपका प्लुत होता है, ठीक है ना। प्लुत स्वर होता है, 3 स्वर होते हैं, ठीक है ना, लघु दीर्घ और प्लुत। क्लियर होगी बातें। अब देख लीजिए कि आपका लघु आप जान गए हैं, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ठीक है ना। लघु का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी समय लगा होगा वो डजंट मैटर, लेकिन वो है
कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे। अब कम यहाँ नहीं कह सकते हैं, मतलब कि जिनके उच्चारण में इनकी तुलना में कम लगे, ठीक है ना। मतलब इनमें इसके उच्चारण में जो भी समय लगता होगा इसी से सब इनका निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इस लघु का मतलब उच्चारण में तो सबसे कम समय लगा, यानी कि जो भी समय लगा उसको हम एक मात्रा के समय के बराबर मानते हैं कि इसमें एक मात्रा का उच्चारण समय बात समझ में आ गया कि इसके उच्चारण में एक मात्रा का जो भी समय लगेगा हमने उसको मान लिया क्या कि इसका जो उच्चारण समय था एक मात्रा में था, इसीलिए इसको हम एक मात्री भी कहते हैं, एक मात्री स्वर, ठीक है ना। एक मात्री स्वर मतलब इसमें एक मात्रा होता है, मतलब आप अ, ई, उ और री ये जो आप लेंगे ये आपके कभी पद में आते हैं, हमें मात्रा की काउंटिंग करनी है। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राम लिखता हूँ, इसमें मात्रा की काउंटिंग करनी है, तो र पे आ की मात्रा है तो आ दीर्घ है इसलिए 2 जोड़ा जाता है, म पे अ है ये वाला तो इसलिए 1, तो वही इनको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं बस एक सिंगल पाई से। एक पाई आप खींच दो वो एक मात्रा को डिनोट करता है। बात समझ में आ गया? तो आपको लघु समझ में आ गए होंगे। अब दीर्घ का मतलब क्या हो गया, जिनके उच्चारण में, बस आप लिखूंगा नहीं आप समझ लीजिए, जिनके उच्चारण में लघु का दुगना, जो लघु है उसका दुगना समय लिए, ठीक है ना। ये इसके उच्चारण में जो भी समय लगा उसका दुगना समय जिसको उच्चारण करने में लगेगा वही आपका क्या होगा, दीर्घ स्वर होगी। ये बात क्लियर हो गया। तो अब देख लो कौन कौन से हो सकती हैं, आ हो सकता है, ई हो सकता है, ऊ हो सकता है। बात समझ में आ गया? क्लियर बात समझ में आ गया। इसके बाद अब जितने भी इधर आपने संयुक्त स्वर पढ़ा था और मतलब संधि के जो भी आपने पढ़े थे, संधि में आपने जो भी स्वर पढ़े थे वो भी आ जाएंगे, यानी कि ए, आय, ओ और औ, ये भी आपके दीर्घ में आएंगे। और ये जहाँ आते हैं उनको हम द्विमात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक मतलब इसमें 2 मात्रा होती है, यानी इसको एस से दिखाते हैं, मतलब एस टाइप के सिंगल से ये जो हमने बना रखा है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना। तो ये 2 मात्रक होती है। और प्लूत को हम क्या कह सकते हैं, चूंकि हालांकि प्लूत का कोई मतलब कि एक मापन नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो लघु होती है ना, लघु स्वर, उससे 3 गुना समय उच्चारण करने में जिसको लगता है वही आपका प्लूत होता है। तो इसका देखिए, इसका हम प्रयोग संवाद में करते हैं। संवाद जहाँ होता है ना, किसी को बुलाते हैं संवाद, हे हैं बालकों सुनो, तो सुनो ओ हमने ज़्यादा बोल दिया। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लुत हो गया, ठीक है ना। अब जैसे हमने कह दिया भैया ओम, आप कहते हो ना ओम, है ना, तो ओम में 3 ऐसे बना रहता है ना ओम, तो ये जो 3 टाइप का जो डिजाइन दिखती है यही वो बताता है कि इसको बोलने में जो सामान्य जो आपका स्वर होता है उससे 3 गुना समय लगेगा। क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए कि जो प्लुत स्वर होता है आपका, प्लुत में आप क्या करोगे कि किसका आपका प्लुत नहीं बना सकते हो। तो अब देखो, अगर अ का प्लुत आप बनाने चलो और तो बनेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब उसके बाद आ का चलोगे, आ बोलते रहो तो आएगा ना। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसका भी बनेगा। उसके बाद जैसे ई, अब ई को खींचो, ई तो गड़बड़ हो गया ना, मतलब जैसे इसको खींचोगे, मतलब इसको लंबा समय बोलोगे, 2-3 मात्रा का समय लोगे, वैसे ही ये क्या बदल जाएगा, ये बड़ी ई यानी कि ई में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मीन्स आप कह सकते हो
कि जो ई होती है इसका प्लूत कभी नहीं होता। ये क्लियर हो गया। अब उसी तरह से आप उ ले लो, अब इसको खींच कर बोलो ऊ, तो ऊ करोगे पहले क्या हो गया, वो दीर्घ हो गया, ऊ हो गया, ऊ। अब इसको खींचो ऊ, तो हो गया ना, कैपिटल हो गया, बड़ा वाला हो गया। तो मीन्स क्या हुआ कि इसका भी आप प्लुत स्वर नहीं बना सकते हो। उसके बाद आप ई हो गया, ऊ हो गया, ए ओ आओ, तो इनको बोलने में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन इन दोनों को आप अगर बोलते हैं तो इनमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ई होता है, ई और उ, इन दोनों का प्लुत स्वर नहीं होता है, बाकी सबका प्लुत स्वर होता है। ठीक है ना, सभी प्लुत स्वर में आते हैं, केवल दो स्वर प्लुत स्वर में नहीं आता, एक ई और दूसरा उ। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो अब इसका अगला टाइप हम देख लेते हैं। ठीक है, माफ करना दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए हम इसको इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रकारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।